हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। हम यहाँ पर 8 MCQs को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन्हें रटेंगे नहीं बल्कि हम इन्हें समझ कर डिटेल में पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि एंड में आपके 50 MCQs हम कवर कर लेंगे। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और बीच में इसको स्किप ना करें और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप पर टाइम से पहुंच जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अखौरा अगरतला रेल लिंक। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको वो क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन सुनना है। ठीक है, तो चलो। अखौरा अगरतला रेल लिंक रिसेंटली इनॉग्रेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज़। अभी किसने कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में ये इनॉग्रेट हुआ है? तो इंडिया बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार, इंडिया भूटान या इंडिया श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है इंडिया बांग्लादेश के बीच में हुआ है ये। ठीक है, तो देखिए जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया है और यहाँ पर है बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा त्रिपुरा और यहाँ पर है बांग्लादेश में अखौरा। तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। तो यहाँ पर ये अगरतला से लेकर के अखौरा तक है। ठीक है, कहाँ तक है? अखौरा तक, ये यहाँ तक इतना। अब यहाँ पर है हमारा कोलकाता। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक लाइन मिल जाएगी। पहले क्या होता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें आने में 31 घंटे लगते थे, 31 आवर। तो अब ये टाइम रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? 10 आवर हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब बांग्लादेश की शेख हसीना और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इन दोनों ने इसको क्या करा है? इनॉग्रेट करा है। ठीक है, वर्चुअली इनॉग्रेट करा है। तो इस चीज़ से फ़ायदा क्या होगा? इस चीज़ से यहाँ पे हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा, हमारा ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारे फ़ायदे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ पर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है ना। और अगर ये यहाँ पर ही कैप्चर हो जाए चाइना से, हमें हमेशा खतरा रहता है, इसलिए यहाँ पे हम बहुत सिक्योरिटी रखते हैं। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमें थोड़ा सा वह सेंसिटिव लगता है। तो हमें एक दूसरा रास्ता भी मिल जाएगा कि अपने नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होने के लिए। एक तो ये है ही कनेक्शन के लिए, एक ये है, तो ये भी हमें फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पॉल्यूटेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में कितने पॉल्यूटेंट्स हैं? 8, 10, 12 या 14? तो इसका सही आंसर जो है वो है 12। अब कौन कौन से 12 हैं इन्हें याद कर लीजिए। ये हैं PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और है अमोनिया। ये ओजोन है, अमोनिया है, लेड है और एक नाम है बेंजीन है। मीथेन नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड, बेंजीन और एक है बेंजोपायरीन। ओके, फिर एक है आर्सेनिक और एक है निकल। ये हैं 12। कितने हैं ये 12 इन नंबर हैं। ये सारी वो टॉक्सिक गैसेस हैं जो कि एयर में प्रेजेंट रहती हैं और हमारी जो हवा है उसको ये क्या बना देती हैं? उसको ये जहरीला बना देती हैं। इतना ज़्यादा जहरीला बना रही हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं अभी। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मतलब सांस की प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है ग्रैप इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रैप जो है वो किस से रिलेशन रखता है? मिटिगेट द एयर पोल्यूशन, प्योरीफाई वाटर, प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल या इंक्रीज लिटरेसी। किस से रखता है बताओ? तो इसका सही आंसर है मिटिगेट द
मिटिगेट द एयर पोल्यूशन। ग्रैप मतलब क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एयर पोल्यूशन, नहीं सॉरी, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ये, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ये। तो इसमें क्या होता है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्रैप को इमरजेंसी के रूप में इसको इम्प्लीमेंट किया था। कब किया था? जब दिल्ली एनसीआर के रीजन में, दिल्ली एनसीआर क्या होता है? दिल्ली और उसके आसपास के जो इलाके हैं, जैसे कि यूपी, हरियाणा और राजस्थान, इनके जो आसपास के इलाके हैं, इनमें इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था कि यहाँ की जो हवा है बहुत ज़्यादा जहरीली हो गई थी। तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या था, उसको एक इमरजेंसी मेजर के रूप में क्या था कि अब तो हमें एयर पोल्यूशन को कम करना ही होगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं? जैसे कि इसमें स्कूल को बंद कर देते हैं, बच्चों की छुट्टी इसमें कर देते हैं स्कूल में। ठीक है, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा जहरीली होती है कि किसी को अलाउ नहीं होता बाहर जाना। या फिर अगर कोई बिल्डिंग है उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको स्टॉप कर देंगे। दिल्ली शहर में ही बड़े बड़े हैवी ट्रक्स, व्हीकल्स, डीजल जो ट्रक्स होते हैं, उनकी आवाजाही बंद हो जाती है, जिससे कि पोल्यूशन ना बढ़े। और इसी का एक स्टेप होता है ऑड इवन नंबर प्लेट की गाड़ियाँ जो होती हैं, एक दिन ऑड का चलेगा, दूसरे दिन इवन का चलेगा। तो ये वाले स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे कि एयर के पोल्यूशन को कम किया जा सके। अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि दिल्ली एनसीआर जो है उसके जो आसपास के इलाके हैं, जैसे कि हो गया आपका हरियाणा, यूपी और राजस्थान, इनमें क्या होता है, जो किसान होते हैं ना, वो अक्टूबर नवंबर के टाइम पर क्या करते हैं? पराली जलाते हैं। पहले अपने खेतों को काट लेते हैं। सिर्फ उनकी कटाई का मेथड जो है ना, वो यहाँ पे गलत है कि खेतों की कटाई कर ली, ऊपर ऊपर से अनाज निकाल लिया और नीचे का जो है ना वो स्टबल छोड़ देते हैं यहाँ पे, इसमें वो आग लगा देते हैं। अब इसका धुआं जो होता है वो दिल्ली में जाता है, दिल्ली और आसपास के इलाकों में पूरा ऐसे गैस चैम्बर बना लेता है। ओके, इतना ज़्यादा गैस चैम्बर बना लेता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है और हवा जो होती है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है पोल्यूशन के। इसीलिए यहाँ पर इसको नापने के लिए इसको कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि मॉडरेट हो गया, पुअर हो गया, वेरी पुअर हो गया, सीवियर हो गया, या सीवियर प्लस कैटेगरीज, ये कैटेगरीज हो जाती हैं। तो आजकल अभी है ना, अभी क्या हुआ था, दिल्ली में सीवियर प्लस पहुंच गया था। वो तो थोड़ी सी बारिश हो गई है, थोड़ा ठीक हो गया है, नहीं तो सीवियर प्लस कैटेगरी में हो गया था। इसीलिए यहाँ पर ग्रैप जो है वो फिर से एक्शन में आ गया है। ओके, तो आपको समझ में आ गया? आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है ना, ये इसका ये आंसर है। ये प्योरीफाई वाटर कोई मतलब नहीं है इसका, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं, इंक्रीज लिटरेसी नहीं, ये है ग्रैप का आंसर कि इसमें एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पर, मतलब जब अंग्रेज़ों का शासन था उस टाइम पर हमारे कंट्री में कोई भी इंडस्ट्री इंडिपेंडेंटली डेवलप क्यों नहीं हुई थी? बताओ क्यों नहीं हुई थी? एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्री, स्कैरसिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल, स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर प्रेफरेंस ऑफ रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड। तो इसका सही आंसर है एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्री, कि वहाँ पर हैवी इंडस्ट्री नहीं थी, हमारे देश में उनकी हैवी इंडस्ट्री लगाई नहीं गई थी। अब आपको पता है हैवी इंडस्ट्री से क्या होता है? हैवी इंडस्ट्री जब भी लगाई जाती है ना, जब भी कोई भी हैवी इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसके आस पास जो है ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हैवी इंडस्ट्री के रूप में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लेते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि कार मेकिंग इंडस्ट्री। ओके, अगर माना कि यहाँ पर कार बनती हैं तो अब जब ये मेन इंडस्ट्री ये है ऑटोमोबाइल की, तब इसको सपोर्ट करने के लिए आसपास में क्या होगा? नट बोल्ट की फैक्ट्रीज लग जाएंगी। लगेंगी नहीं लगेंगी, क्योंकि कार में क्या होता है, नट बोल्ट लगते ही हैं। टायर की फैक्ट्रीज लग जाएंगी, या फिर सीट बेल्ट बनाने की फैक्ट्रीज लग जाएंगी, या और भी कई तरह के जो रॉ मटेरियल होते हैं
उनकी फैक्ट्रीज लग जाएंगी छोटी छोटी। तो अब अगर हैवी इंडस्ट्री है तो छोटी वाली इंडस्ट्री है ना। अब हमारे देश में हैवी इंडस्ट्री थी ही नहीं, तो कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई। ओके, तो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न इसका यही है। ये जो स्कैरसिटी ऑफ फॉरेन मटेरियल ये नहीं है, फॉरेन कैपिटल तो था लेकिन वो उनके खुद के लिए था। नेचुरल रिसोर्सेज की तो कमी थी ही नहीं, तो इसलिए ये भी गलत है। और ऐसा भी नहीं था कि सारे जो रिच लोगों की प्रेफरेंस थी वो लैंड में इन्वेस्ट करने की नहीं वो थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसका मेन रीज़न यही है कि हैवी इंडस्ट्री नहीं थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत वाज स्टार्टेड बाय। ये किसने स्टार्ट करा था? फोर्टनाइटली का मतलब होता है कि मंथ में 2 बारी। ठीक है, मंथ में 2 बारी जब कोई जर्नल रिलीज़ होता है, ये जर्नल है, ये बहिष्कृत भारत जो है ये जर्नल है। तो ये किसने स्टार्ट करा था? तो इसका सही आंसर है BR अम्बेडकर। ये इन्होंने स्टार्ट करा था। कब करा था? 1924 में। कहाँ पर करा था? तो ये करा था बॉम्बे में। ठीक है, बहिष्कृत हितकर्नी भारत सभा ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि उस टाइम पर, ब्रिटिश के टाइम पर क्या होता था कि हमारे यहाँ पर अनटचेबल्स पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, है ना। हम क्योंकि पहले क्या होता था कि यहाँ पे छुआछूत बहुत मानी जाती थी। तो इन्हीं के मोरल डेवलपमेंट के लिए, इन्हीं के अवेयरनेस के लिए ये जो है बहिष्कृत भारत जर्नल को स्टार्ट करा गया था। ठीक है, चलिए अब बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा जर्नल वो करा था? इन्होंने करा था केसरी। BR अम्बेडकर ने बता ही दिया है। और VD सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी बनाई थी। शायद आपको पता भी होगा ये अभिनव भारत सोसाइटी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी जी के गुरु थे, इन्होंने करा था सुधारक। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नर हैज़ द पावर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस ला सके। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है? अध्यादेश, कि वो अध्यादेश जारी करे ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? लेजिस्लेचर में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं विधान परिषद और विधान सभा और विधान परिषद। ठीक है, जब ये दोनों कार्यरत नहीं होती उस टाइम पर गवर्नर क्या करता है? ऑर्डिनेंस इशू कर देता है। कौन से आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 213 के तहत करता है। अच्छा, गवर्नर तो करेगा 213 के तहत, और प्रेसिडेंट किसके तहत करेगा? ये करेगा 123। इन दोनों को याद करने की ट्रिक ये है कि प्रेसिडेंट की याद कर लो जिसमें 1 2 3 लिखा होता है। गवर्नर का अपने भी याद हो जाएगा कि इसमें बस 2 को आगे उठा के रखना होता है, तो 213 बन जाएगा ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, अच्छा अब 155 में क्या होता है? 155 में होता है गवर्नर का ही अपॉइंटमेंट होता है। किसका? गवर्नर का अपॉइंटमेंट। और ये कौन करता है? ये करता है प्रेसिडेंट साहब करते हैं ये। अब 156 में क्या है? इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर मोर देन 2 स्टेट्स में, कि एक गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में अपॉइंट किया जा सकता है। 212 में क्या है? 212 में ये है कि कोर्ट, जो हमारे जो कोर्ट हैं वो हमारे लेजिस्लेचर में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसमें ये वाली बात बताई गई है कि कोर्ट लेजिस्लेचर में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और 213 तो आपको पता ही है, जो मैंने अभी आपको बताया है। प्रोमलगेट कौन करता है? गवर्नर करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7वां, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात हो रही है, MPI। अच्छा, अब MPI को रिलीज़ कौन करता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को। इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने इंडिकेटर हैं, तो इसका आंसर है कि इसके अंदर 10 इंडिकेटर हैं। ठीक है, अब इसको रिलीज़ कौन करता है? इसको रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको रिलीज़ करता है। अब इसको
ये जो है ये इसको रिलीज़ करता है जिससे कि ग्लोबली पॉवर्टी को मेजर किया जा सके। अब इसी की तरह से इंडिया में भी रिलीज़ होता है एक, इंडिया का खुद का कौन सा है, वो है नेशनल एमपीआई। उसे कौन बनाता है, उसे कौन रिलीज़ करता है, उसे रिलीज़ करता है नीति आयोग। ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ करी जाती है। इसमें सिर्फ पर्टिकुलरली इंडिया के ही बारे में बात होती है, इंडिया की गरीबी के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करे जाते हैं। अब एमपीआई में कितने डायमेंशन होते हैं और कितने इंडिकेटर होते हैं। इसके अंदर डायमेंशन जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, एक डायमेंशन होता है हेल्थ का, दूसरा डायमेंशन होता है एजुकेशन का और तीसरा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। ये 3 इसके डायमेंशन हैं और 10 इंडिकेटर होते हैं पॉवर्टी को नापने के। अच्छा, अब इस हेल्थ में ही हेल्थ के इंडिकेटर कितने हैं, एक है इसका चाइल्ड की मोर्टेलिटी, कि चाइल्ड जो है वो कब तक जीवित रहा है ना, और दूसरा है न्यूट्रिशन, कि किसी भी इंसान का न्यूट्रिशन को देखकर आप जनरली ऐसा पता लगा सकते हो कि वो इंसान अमीर है या गरीब है, क्योंकि अमीर इंसान की हेल्थ अलग ही दिखती है और गरीब की भी अलग दिखती है। इसी तरह से एजुकेशन को भी एजुकेशन से भी हम गरीबी को नाप सकते हैं। कैसे नाप सकते हैं, इसमें हम लोग ईयर ऑफ स्कूलिंग देखते हैं कि वो इंसान कितने साल तक स्कूल गया है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि कई लोग अपनी एजुकेशन जो है उसको छोड़ देते हैं और स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। क्यों, कमाने के लिए, है ना, काम करने के लिए। इसी तरह से जो स्कूल ऑफ अटेंडेंस है, स्कूल की अटेंडेंस, ये भी लो इन्हीं कारणों से होती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और काम करने में लग जाते हैं अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए। चलिए, तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी नापा जाता है किस किस तरीके से। सबसे पहले एक है कुकिंग फ्यूल से, कि क्या वो इंसान एलपीजी गैस यूज़ कर रहा है या फिर चूल्हा यूज़ कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब चूल्हा यूज़ ना करें और एलपीजी गैस यूज़ करी जाए, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम निकाली थी बताओ। वो निकाली थी उज्ज्वला स्कीम, जिसमें गैस सिलेंडर बांटे गए थे, पता होगा आपको, है ना। दूसरा जो इंडिकेटर है वो है सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई। ये भी इंडिकेटर होता है। इसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा था कि बहुत सारे टॉयलेट्स बनवाए थे, है ना। कौन सी योजना के तहत, स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनवाए थे। चलिए, अब एक है ड्रिंकिंग वाटर से भी गरीबी का पता लगता है। कैसे, कि ड्रिंकिंग वाटर कितना क्लीन है, क्या टैप वाटर यूज़ किया जा रहा है या फिर कुएं का पानी या ऐसी किसी और चीज़ का पानी। अच्छा, अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, कि क्या उस घर के लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए भी एक प्रोग्राम था या है, हर घर बिजली, जो कि बिहार में चल रही है ये वाली योजना, है ना। अब है एक है असेट मतलब कि उस घर में कितने असेट हैं, मतलब क्या कौन कौन सा लग्जरी आइटम कौन से हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया या फिर कूलर हो गया या बाइक हो गया। अगर किसी घर में ये सब हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आप दूर से ही बोल दो कि नहीं भैया ये तो अमीर बंदा है। और जहाँ जिसके घर में ये सब नहीं है तो आप क्या बोलोगे, नहीं ये तो गरीब है, इसके घर में तो कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक पैमाना हो गया गरीबी को नापने का। और एक है हाउसिंग मतलब कच्चा हाउस या पक्का हाउस, कच्चा घर है या फिर पक्का घर है। इसको देख के भी हम दूर से ही बता सकते हैं कि ये तो गरीब इंसान है, या फिर अरे ये तो बड़ा अमीर है, इसका घर तो बड़ा अच्छा है ना। तो ये सारे इंडिकेटर हम अपनी डेली की लाइफ में भी देखते ही हैं, है कि नहीं, क्योंकि हम भी क्या करते हैं कि ऐसे ही देखकर बताते हैं कि ये सामने वाला इंसान गरीब है या फिर अमीर है। तो यही गवर्नमेंट ने भी करा है, ऐसे ही मेजर इन्होंने भी बनाए हैं। ठीक है, तो 3 डायमेंशन है और 10 इंडिकेटर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ ना, ये इम्पॉर्टेंट हैं सारे, ये हर बार पेपर में आते हैं। चलो, अब लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट डज एन एयर कंडीशनर इंस्टॉल्ड इन अ रूम कंट्रोल। अब यहाँ पर एसी की बात हो रही है, वो क्या करता है बताओ।
क्या वो सिर्फ टेम्परेचर को करता है? सेकंड ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, थर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर ओनली, या फिर ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर? एसी की बात हो रही है इसमें, तो फिर इसका सही आंसर है ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। ओके, एसी की बात कर रहे हैं। अब देखो, अब कोई रूम है, ओके, अब कोई अगर रूम है और उसमें हमने एसी लगा रखा है, उसमें एसी लगा रखा है, तो एसी क्या करेगा कि उस रूम की ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी मतलब जो कि मॉइस्चर है, उसको वो कम कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर उस रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या करेगा, उस रूम के टेम्परेचर को कम कर देगा। और क्या करेगा, उस रूम की जो एयर है उसको सर्कुलेट कर देगा। ये करता है एसी। अच्छा, अब अगर एयर कूलर है, एयर कूलर क्या करेगा? एयर कूलर ह्यूमिडिटी को बिल्कुल नहीं छेड़ता, ह्यूमिडिटी को तो बल्कि बढ़ा देता है कूलर। ह्यूमिडिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ टेम्परेचर को कम कर देगा। कूलर से, आप कूलर की हवा तो खूब खाई होगी हर किसी ने, है ना? तो सिर्फ टेम्परेचर को कम करता है और वहाँ का एयर सर्कुलेशन कर देता है। ह्यूमिडिटी को बिल्कुल कम नहीं करता कूलर। ठीक है, तो यहाँ पे एयर कंडीशनर एसी की बात हो रही है। इसका आंसर क्या आया है? ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। तो अगर आपको इन 8 क्वेश्चनों में से किसी में भी कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उनके आंसर देंगे। और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।